सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 लेकर के आया हूँ, विस्टास का इवांस ट्राइस एंड ओ लेवल। तो इवान ट्राइस एंड ओ लेवल जो है वो एक इस तरह का चैप्टर है, जैसा कि आप लोगों ने कई लोगों ने ऐसे गेम्स भी खेले होंगे प्रिजन ब्रेक वाले, कि जहाँ एक कैदी है वो जेल में बंद है, उसे वहाँ से भगाना है आपको। और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे गेम्स भी हैं, काफ़ी सारी मूवीज़ भी हैं जो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। तो उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर ये जेल ब्रेक करने का या जेल से बाहर निकलने का जो तरीका है वो तरीका बहुत लाजवाब है, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से और बहुत शानदार प्लानिंग के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कैसे इवान जो है वो एक जेल को ब्रेक करने में या जेल तोड़कर बाहर निकलने में सफल हो जाता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। कई बार इंग्लिश में हम स्टोरीज पढ़ते हैं या उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो कई बार जो सस्पेंस या सस्पेंस थ्रिलर स्टोरीज होती है ना, उसके अंदर वो एलिमेंट समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ एकदम से कि बाहर आ गया, है ना। कई बार कैरेक्टर्स को लेकर के कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि लास्ट में हम लोग इसे अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, कि हम लोग उस सस्पेंस को एकदम से झटके से होते हुए ना देखें और कन्फ्यूजन में ना रहें, बल्कि उसे आराम से रिवील होते हुए देखें कि कैसे जो इवांस है वो अपना ओ लेवल जो है, जो परीक्षा होती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, उसको देने के बहाने किस तरीके से वो प्रिजन को ब्रेक करता है या कैसे जेल से भाग जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में गाइस ये स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा जो एंजॉयमेंट है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं और बस स्टोरी को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे हर बार की तरह, है ना। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है इसको पढ़ने का? अगर सच में मजे लेने हैं तो अपने आप को इवांस की जगह रखना ठीक है, अपने आप को इवांस की जगह रखना और अपने आप को मोस्ट स्मार्ट पर्सन मानना, बहुत ही शानदार दिमाग वाला इंसान या बहुत ही सूझबूझ वाला इंसान मानना। ठीक है, तो आप और अच्छे से इसे एंजॉय कर पाएंगे। तो यूनिट 7 है इवांस ट्राइस एंड ओ लेवल। कॉलिन डेक्स्टर जो हैं वो इसके राइटर हैं, इन्होंने इसे लिखा है इस पूरे प्लॉट को। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप इसे पढ़ें, एक चीज का जवाब दीजिए। शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन? यही आपका होमवर्क है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 30 वर्ड्स में। 30 वर्ड्स के अंदर 30 to 50 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। 30 वर्ड्स 50 वर्ड्स, उससे ज़्यादा लंबा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ सारे अगर आप लोगों ने बहुत लंबे लंबे लिख दिए तो फिर पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा मुझे, और मैं हो सकता है सारे कमेंट ना देख पाऊँ। 30 to 50 वर्ड्स में लिखिए कि क्या आपको लगता है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अपराधी लोग हैं जो कि प्रिजन में रहते हैं यानी कि जेल में रहते हैं, क्या उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए? क्या उन्हें ऐसा कोई अवसर दिया जाना चाहिए कि वो लोग पढ़ सके और एजुकेशन प्राप्त कर सके, लर्न कर सके या एजुकेट हो सके? अगर आपको लगता है करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना। ड्रेमेटिस पर्सोनिये, ड्रेमेटिस पर्सोनिये का मतलब होता है ड्रामा में आने वाले जो लोग हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हैं द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशंस बोर्ड, फर्स्ट पर्सन एक कैरेक्टर हमारे ये हैं। द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, सेकेंड ये है जेम्स इवांस अ प्रिजनर, ये हमारा मेन कैरेक्टर है, हमारी स्टोरी का हीरो यही है। अब हीरो है कि विलन है वो तो भगवान जाने, लेकिन मेजर कैरेक्टर ये है। मिस्टर जैक्सन जो कि एक प्रिजन ऑफिसर है, मिस्टर स्टीफेंस अ प्रिजन ऑफिसर है ये भी, और रिवरेंड जो है S मैक्लेरी वो एक इन्विजिलेटर है। इन्विजिलेटर वो व्यक्ति होता है जो कि आप जब परीक्षा दे रहे होते हो ना, तो उस समय एक टीचर होता है जो पूरे रूम के अंदर चक्कर काटता रहता है ना। तो वो उस समय आपके टीचर नहीं होते हैं, टीचर तो वो तब होता है जब वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जब परीक्षा के दौरान वो वहाँ पर परीक्षक की भूमिका निभाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्विजिलेटर वहाँ पर कहते हैं। फिर मिस्टर कार्टर है जो डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव सुप्रिटेंडेंट है, और उसके बाद में मिस्टर बेल है जो कि डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं। ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे जो पात्र हैं, ये हमें दिखने वाले हैं। तो ये तीन तो प्रिजन से रिलेटेड हैं, ठीक है। गवर्नर ऑफ प्रिजन ये सबसे बड़े अधिकारी है वहाँ के। सेकेंडरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड ये वो हैं जो इवांस जो प्लानिंग करेगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं का करेगा, या बेस जो है वो इन्हीं का रहेगा। और साथ ही साथ प्रिजनर है, प्रिजन में रहते हैं, ये दोनों प्रिजन ऑफिसर हैं जो प्रिजन में जितने भी लोग रहते हैं उनका ध्यान रखते हैं, या प्रिजनर्स का, कैदियों का ध्यान रखते हैं। द रेवरेंड जो है S
मैक्लेरी जो है वो एक इन्विजिलेटर है। इन्विजिलेटर के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कुल मिला के इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनमें से हर एक का ध्यान रखना कौन क्या है। अगर कौन क्या है ध्यान रखोगे तो बाद में स्टोरी से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू सी to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape। तो सारी सावधानियां रखी गई थी इस चीज को देखते हुए, सुनिश्चित करते हुए कि ओ लेवल का, अब ये ओ लेवल का एक जर्मन लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देने वाला है। यानी अलग अलग लेवल है कि आप जर्मन भाषा कितने अच्छे से जानते हैं, उसके लिए अलग अलग लेवल का एग्जाम होता है। और इस बार इवांस जो देने वाला है वो एक ओ लेवल एग्जामिनेशन देने वाला है। ऐसा एग्जामिनेशन जो कि अरेंज किया गया है प्रिजन में, यानी कि उसकी व्यवस्था जेल में ही की गई है इवांस के लिए कि भाई इवांस जो है वो अपनी परीक्षा दे सके, आगे की पढ़ाई कर सके। डज नॉट प्रोवाइड हिम विथ एनी मीन्स टू एस्केप, और इस एग्जाम के बहाने उसे कोई मौका ना मिल जाए कि वो जेल से भाग जाए। इट वॉज इन अर्ली मार्च, ये मार्च के शुरुआती समय की बात है। व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड, जब सेक्रेटरी जो थे एग्जामिनेशन बोर्ड के, जर्मन एग्जामिनेशन बोर्ड के, उन्हें रिसीव होता है एक कॉल, यानी उनके पास एक फोन आता है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहा है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन से उनके पास फोन आता है। इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो यू से। तो वे कहते हैं फ्रॉम फोन करके, यानी कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो हेड हैं, जो एचएम प्रिजन के जो हेड हैं, वो हेड जो है वो जाकर के सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं कि थोड़ा सा अनयूजुअल है, असाधारण मुद्दा है या असाधारण मेरी प्रार्थना है गवर्नर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वाई वी शुडंट ट्राई, कि हम ऐसी कोशिश क्यों ना करें कि हम लोग मदद कर सकें जस्ट वन फेलो, केवल एक व्यक्ति की यू से। आप बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है। मतलब यहाँ पर प्रिजन के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं जेल के, जो जेल के जेलर हैं, वो जेलर साहब कह रहे हैं गवर्नर साहब को कि भाई साहब हमारे यहाँ पे इवांस नाम का एक बालक है, वो कैद है और उसने जर्मन भाषा की बहुत अच्छी पढ़ाई की है और वो पेपर देना चाह रहा है। तो अब हम इसको बाहर तो ले जा नहीं सकते पेपर दिलाने के लिए, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसी कोशिश क्यों नहीं कर सकते, केवल एक आदमी की व्यवस्था तो करनी है कि एक इन्विजिलेटर आ जाए और उसकी परीक्षा ले ले, परीक्षा लेकर के चला जाए, कॉपी अपने साथ ले जाए, बाद में रिजल्ट पब्लिश कर दे, और तो कोई आवश्यकता है नहीं और कोई समस्या भी नहीं है। आप बताइए कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते। दैट्स इट चैप कॉल्ड इवांस, बस इतना ही। चैप यानी कि वह युवा या वह लड़का, उसे इवांस कहा जाता है। जो परीक्षा देना चाहता है उसका नाम क्या है, इवांस है। स्टार्टेड नाइट क्लास इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, जिसने रात्रिकालीन कक्षाएं लेना प्रारंभ किया था ओ लेवल जर्मन की पिछले सितंबर को। सेज ही डेड नीन टू गेट सम शॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और कहता है कि वह डेड कीन है, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी इच्छा है, बहुत ज्यादा उत्सुक है या इच्छुक है कि उसे किसी तरह का एकेडमिक यानी कि शैक्षिक या शैक्षणिक क्वालिफिकेशन मिल जाए, यानी कि किसी प्रकार से उसे ये क्वालिफिकेशन मिल जाए जेल में रहते हुए ही कि भैया ये व्यक्ति ओ लेवल तक की जर्मन की परीक्षा पास कर चुका है। इज ही एनी गुड, क्या वह कुछ अच्छा है, क्या इसमें कुछ अच्छा होगा, या ये इवांस जो है कोई अच्छा व्यक्ति है क्या, कि नहीं भाई चलो कोई बात नहीं, एक बार गलती हो गई, गलती से कोई गुनाह हो गया और फिर जेल में आ गया तो कोई बढ़िया व्यक्ति है क्या ये। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। तो कह रहे हैं यहाँ पे जेलर साहब बता रहे हैं कि वो पूरे समय उस क्लास में अकेला ही होता था। तो आप ये कह सकते हैं बहुत आसानी से कि उसने क्या व्यक्तिगत रूप से यानी अपने आप को ही सारी ट्यूशन दी है पूरे टाइम। रियली वास्तविकता में वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ ही हैड बीन आउटसाइड, और निश्चित तौर पर उसे उसका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता या उसका काफ़ी ज़्यादा खर्चा लग जाता अगर वह यही परीक्षा बाहर करता, यानी कि बाहर जाके किसी यूनिवर्सिटी में या किसी
और इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ के अगर ओ लेवल की तैयारी करता तो उसका बहुत पैसा लग जाता। लेकिन उस बच्चे ने बिना किसी सहायता के, उस चैप ने, उस युवा ने बिना किसी सहायता के इस परीक्षा को खुद ने तैयार किया है। पूरी की पूरी जर्मन ओ लेवल की उसने स्वयं ने तैयार की है। वेल, लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी। चलो ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड साहब है वो भी कह रहे हैं चलो ठीक है, उसे एक चांस दे के देखते हैं। शैल वी, क्या हम दे सकते हैं? तो उसके लिए कुछ करके देखते हैं, उसे एक मौका देते हैं, देखते हैं वो क्या कर सकता है। ठीक है, दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू। ये बहुत ही जॉली यानी कि बहुत ही खुशनुमा तरीके से आपकी बहुत ही दयालुता है, आप बहुत ही दयालु हैं, है ना। सो काइंड ऑफ यू का मतलब होता है आप बहुत ही दयालु हैं कि आपने मेरे ऊपर ये उपकार किया है। तो दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, आप काफी सहज प्रवृत्ति के बहुत ही दयालु इंसान हैं। What exactly is the procedure now? अब मुझे ये बताइए कि वास्तविकता में इसकी प्रक्रिया क्या है, कि मतलब कैसे वो ये परीक्षा देगा, मतलब हमें कोई फॉर्म भरना है, कैसे क्या होगा, अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। ओ डोंट वरी अबाउट दैट, अरे तुम उसकी चिंता मत करो। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ, यानी कि फॉर्म्स और बाकी दूसरी जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। व्हाट्स हिज नेम? यू से इवांस। क्या तुमने उसका क्या नाम बताया था? इवांस नाम बताया था ना, जेम्स रॉड्रिक इवांस। याद रखना, एमसीक्यू के अंदर पूरा नाम देकर के पूछ लेगा कि इवांस का पूरा नाम क्या है, तो फंस मत जाना यहाँ पे। जेम्स रॉड्रिक इवांस, इट साउंडेड रेदर ग्रैंड, तो उसका पूरा नाम वास्तविकता में क्या है? जेम्स रॉड्रिक इवांस है। ये सुनने में काफी शानदार लग रहा है, काफी लाजवाब लग रहा है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, बस एक बात है गवर्नर, ही इज नॉट अ वॉयलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, कि वह किसी भी तरह का उग्र या गुस्सैल किस्म का इंसान तो नहीं है। इज ही, क्या वह है? आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट। मैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता, या इस तरह की और कोई जानकारी मुझे उसके बारे में नहीं चाहिए। बस इतना ही बता दो कि भैया कहीं वो ऐसा नहीं हो कि मैं किसी को परीक्षा लेने भेजूं, पता पड़े उसी को कूट पीट के बैठा दिया और चीटिंग करके एग्जाम दे रहा है। तो भैया उग्र किस्म का, वॉयलेंट किस्म का इंसान तो नहीं है गवर्नर साहब, ये बता दो। बट लेकिन बस इतना जानना चाहता हूं कि वह किस तरह का इंसान है। नो, देयर्स नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, क्वाइट अ प्लेजेंट शॉर्ट ऑफ चैप, दे टेल मी बिट ऑफ अ कार्ड, रियली। तो नहीं, वास्तविकता में उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें उसने कहीं किसी के साथ, कोई दूसरे कैदी के साथ या किसी जेलर के साथ या जेल के किसी ऑफिसर के साथ कोई हिंसा या किसी तरह की बदतमीजी की हो। क्वाइट अ प्लेजेंट फेलो, मतलब बहुत ही खुश मिजाज तरह का लड़का है, मस्त रहता है अपने आप में, है ना, खुश मिजाज आदमी है। दे टेल मी, वो मुझे ऐसा बताते हैं, बिट ऑफ अ कार्ड। बिट ऑफ अ कार्ड का मतलब होता है थोड़ा सा अजीब व्यक्ति है, थोड़ा सा अलग है बाकी लोगों से। रियली, वास्तविकता में वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, एक ऐसे चमकते हुए सितारे की तरह है जो ज्यादातर क्रिसमस की सभा में देखा जाता है। इमिटेशंस, यू नो द शॉर्ट ऑफ थिंग्स, नकल करना, जो आप लोग एग्जाम में करते ही होंगे ना कई बार, क्लासरूम वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें। भाई थोड़ा सा बताते भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का बताते भाई, फेल हो जाऊंगा, घर वाले कूट देंगे। तो वो इमिटेशंस वही नकल वाला है। यू नो द शॉर्ट ऑफ थिंग, तुम जानते हो कैसी परीक्षा में नकल वगैरह होती है। माइक यारवुड स्टफ, जो माइक यारवुड जैसे काम है, यानी कि नकल करने के कार्य। नो, ही इज जस्ट अ कॉग्निटल कैप्टोमैनियक, नहीं बस वो थोड़ा सा जन्मजात, जिसे दूसरों की चीजें चुराने की लत हो, वैसा व्यक्ति था। यानी कि जब हम माइक यारवुड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो माइक यारवुड थोड़ा सा इस तरह का व्यक्ति था, जन्मजाति, जिसको चीजें चोरी करने का बहुत ही कहते हैं ना आदत हो, कि मतलब चोरी करना उसके स्वभाव में ही आ गया, उसके नेचर में ही आ गया। इस व्यक्ति से भी हमारा कोई मतलब नहीं है और इसके लत से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हमारे बोर्ड के जो डायरेक्टर साहब है ना, एजुकेशन बोर्ड के, वो जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह का व्यक्ति है, थोड़ा सा उसका कैरेक्टर एनालाइज करना चाह रहे हैं कि व्यवहार में कैसा है, एक सामान्य या एक ऐसा व्यक्ति है कि नहीं है जिसके लिए इतनी मुसीबत मोल ली जाए। तो वो बताते हैं कि भाई माइक यारवुड जैसा तो नहीं है। तो कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसको तो शुरू से ही, बचपन से ही या जन्म से ही उसे तो चीजें चुराने का शौक था। द गवर्नर वॉज टेम्पटेड टू एड समथिंग एल्स, गवर्नर और ज्यादा इच्छुक था कि वो उसमें कुछ और भी जोड़े, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन उसे लगा कि नहीं, ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, है ना। ही हैड लुक्ड आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, और बाकी की जितनी भी चीजें हैं उसने सोचा कि मैं खुद अपनी तरफ से बाकी चीजों का ध्यान रख लूंगा या बाकी चीजें अपनी तरफ से ही संभाल लूंगा।
हर चीज़ में एजुकेशन डायरेक्टर को ना बताऊं, तो वो ऐसा प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के सामने जितना बोलना हो, जितने बोलने की आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। आवश्यकता से अधिक बोलने पर कई बार काम खराब हो जाता है ना। जैसे मेरे कमेंट बॉक्स में भी आपने एक दो बार देखा होगा, मैंने कुछ किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई बात समझाने की कोशिश की और किसी विद्यार्थी ने उस बात को थोड़ा सा गलत ले लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ जितना बोलने की आवश्यकता हो उतना बोलो, अत्यधिक बोलने की आवश्यकता नहीं। Presumably, said the secretary, you can arrange a room where no problem. He is in a cell on his own. If you have no objection, he can sit the exam in there. That's fine. तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब है हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड के, वो कहते हैं कि मैं ऐसी आशा करता हूँ या मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि शायद आप मेरे लिए कमरे की व्यवस्था कर पाए, जहाँ का मतलब क्या है, जहाँ ये बैठ करके परीक्षा दे पाए। उतने में ही बीच में बात काटते हुए जेलर साहब बोलते हैं नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। वह वैसे भी एक सेल के अंदर है, एक कोठरी के अंदर है। कोठरी तो सभी लोग जानते हैं ना कि उसका अपना खुद का एक सेल है, उसका खुद का एक कमरा है जिसमें उसको बंद कर रखा है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, अगर आपको कोई एतराज ना हो, तो वह वहीं बैठ करके एग्जाम दे सकता है। तो इस पर हमारे सेक्रेटरी साहब कहते हैं, बोले हाँ ठीक है, चलो वहां बैठ के दे लेगा, कोई दिक्कत नहीं। And we could easily get one of the persons from St. Mary's Megs to invigilate if that's okay. तो okay नहीं है यहाँ पे, लेकिन if that is, अब आगे आप बता दो यार okay है कि नहीं है। एक दूसरे से बात करते हैं तो डिसीजन नहीं ले रहे, कोई भी पूरा वाक्य नहीं कह रहा है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। हर व्यक्ति अपनी तरफ से पेशकश दे रहा है और दूसरा व्यक्ति उस बात को स्वीकार कर रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, मतलब उस तरीके से बात चल रही है। और हम ये ठीक है वहां बैठ के परीक्षा दे लेगा अगर, और हम वहां पर एक पार्सन्स यानी एक पादरी को भेज देंगे सेंट मैरी मैग्स से, जो कि इन्विजिलेट करेगा यानी कि निरीक्षण कर लेगा उसकी परीक्षा का। इफ दैट्स ओके होना चाहिए, अगर आपको इसमें कोई परेशानी ना हो, अगर ये ठीक रहे तो यस फाइन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दे सेम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, डोंट दे। और ऐसा लगता है वैसे भी कि उनके पास वहां पर बहुत सारे पादरी हैं, क्या उनके पास नहीं है? द टू मैन चक्कल्ड गुड नेचरडली। तो दोनों लोग जो हैं बहुत दबी दबी हंसी में, वैसे चकल्ड का मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना, लेकिन अपनी हंसी को रोकते हुए, बिल्कुल अच्छे न्यूट्रल मूड के अंदर, कि बिल्कुल न्यूट्रल होते हुए हंसी मजाक करते हुए बात खत्म हो गई। द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट, और उसके बाद सेक्रेटरी जो है उनका एक अंतिम विचार है जिस पे बात होगी। एट लास्ट देयर्स वन थिंग यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेटिव, शुड यू। तो आखिर एटलीस्ट कम से कम देयर्स वन थिंग, एक चीज है, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम, कि जहां पर आपको उसको ज्यादा रखने की परेशानी नहीं हुई होगी, यानी कि इनकम्युनिकेटो उस पोजीशन में उसे रखना होगा, यानी कि जहां पर भी आप उसे परीक्षा दिला रहे हो वहां पर ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां वो दूसरे लोगों से बातचीत ना कर सके। आप उसकी सेल में परीक्षा करा रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उसके सेल में वो अकेला हो, किसी से बात ना कर सके। वही जो हमारी नॉर्मली अपने एग्जाम में क्या होता है यार, अपने एग्जाम में भी यही होता है कि भाई आप बैठे हो, 1 बैठे हो, 20 बैठे हो, 50 बैठे हो, टीचर घूमते रहेंगे, आपको आपस में बात नहीं करने देंगे। ठीक है, शुड यू, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, रिट्रीटेड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रेडल्ड द फोन। और गवर्नर जो है वो हंसते हैं, वापस खिलखिला के हंसते हैं, पोलाइटली विनम्रता के साथ एक बार और उसके बाद फिर से धन्यवाद देते हैं और धीरे से अपने फोन को रख देते हैं, यानी फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं कि चलो भाई बात हो गई। इवांस आवाज दी जाती है, उसे पुकारा जाता है, इवांस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर कॉल्ड हिम। अब यहां से हमें थोड़ा सा स्टोरी में एंट्री मिल रही है। अब तक तो स्टोरी का प्लॉट चल रहा था कि भाई हाँ परीक्षा की व्यवस्था करनी है, परीक्षा देनी है, बच्चे ने बहुत पढ़ाई की है, तो ये सारी सिचुएशन अब तक चल रही थी। अब ये है कि इवांस, जिसे कि प्रिजन ऑफिसर, जितने भी जेल के अधिकारी थे, उसे क्या कहकर पुकारते थे? इवांस द ब्रिक। इवांस द ब्रिक का मतलब है कि इवांस वह व्यक्ति जो जेल को तोड़ने वाला है, जो जेल को तोड़कर भाग जाने वाला व्यक्ति है। तो सभी लोग उसे, सारे जो पुलिस ऑफिसर है वो उसे इसी नाम से पुकारते थे। थ्राइस ही हैड स्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, वो जेल से पहले ही 3 बार भाग चुका था। एंड बट फॉर द recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he wouldn't now be
ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड। और क्योंकि रिसेंट में है ना, बट फॉर, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो रिसेंट में, फिलहाल ही में, वेव ऑफ अनरेस्ट यानी कि परेशानी की ये जो लहर है इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी, वो अब अत्यधिक सिक्योरिटी में यानी अत्यधिक सुरक्षा में उसे रखा गया। एस्टेब्लिशमेंट, ऐसी संस्थाओं में उसे रखा जा रहा है जो कि बहुत उच्चतम सिक्योरिटी के मामले में मानी जाती है कि भाई यहाँ की सिक्योरिटी बेस्ट है, यहाँ से कोई जेल तोड़ के नहीं भाग सकता। अप नॉर्थ, जो ऊपर नॉर्थ की ओर है, ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमिसेस। अब वो वहाँ शान बढ़ा रहा है, इवांस जो है वो गवर्नर साहब का जो प्रीमिसेस है जो कि ऑक्सफोर्ड का है, इन ऑक्सफोर्ड, जो ऑक्सफोर्ड के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ की शान बढ़ा रहा है, वहाँ और बेहतर अपने जलवे बिखेर रहा है कुल मिला के। एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुडेंट बी डिसग्रेसिंग देम। और गवर्नर जो है वो इस बात को पूरी तरह से, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इवांस जो है किसी भी तरीके से उन्हें अपमानजनक स्थिति में नहीं डालेगा। दिमाग चकरा रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यही गवर्नर साहब हैं जो अभी बहुत तारीफों के पुल बांध रहे थे। अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया लड़का है, अकेला बैठ के पढ़ाई करता रहता है, ऐसा है वैसा है, नहीं नहीं आप तो भेज दो, करा दो साहब, इसकी परीक्षा करा दो। अब तक तो जेलर साहब ये कह रहे थे। अब जेल में वास्तविकता में इवांस की क्या स्थिति है वो हमें इस पैराग्राफ से पता चलती है कि भाई साहब जो हैं जेल तोड़कर भागने में महारथी हैं, 3 बार जेल तोड़कर भाग चुके हैं। इसलिए इस बार इन्हें ऑक्सफोर्ड वाली जो मोस्ट सिक्योर जेल है, सर्वाधिक सुरक्षा से युक्त जो जेल है, वहां इन्हें कैद किया गया ताकि इस बार फिर ना भाग जाए। तो इसको भागने से रोकने के लिए ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है ताकि वो भागे नहीं। और इसमें कह रहा है कि भाई गवर्नर जो है उसने बहुत ज़्यादा अश्योरेंस दे दिया सेक्रेटरी साहब को, लेकिन अब गवर्नर साहब खुद ये चाह रहे हैं कि भैया मुझे सारी व्यवस्था देख लेनी होगी, ये कहीं फिर मेरे अपमान का कारण नहीं बन जाए कि भाई साहब आप तो कह रहे थे आपकी जेल बहुत हाई सिक्योरिटी वाली, वो तो यहाँ से भी भाग गया तो वो स्थिति ना हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर वो पूरी तैयारी करते हैं। नॉट दैट इवांस वॉज अ रियल बर्डन, ऐसा नहीं है कि इवांस जो है वास्तविक बर्डन या वास्तविक बोझ था, जस्ट अ परसिस्टेंट नेगिंग प्रेजेंस, यानी कि बस लगातार वो परेशान करने वाला उसकी प्रेजेंस बनी रहती थी। कुछ लोग नहीं होते आंखों के सामने होते तो ही खटकते। ऐसा व्यक्ति जो क्लास के अंदर, मान लीजिए कि कोई क्लासरूम में ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा टीचर से गलत तरीके से व्यवहार करता है, और वो स्टूडेंट है ना टीचर की आंखों में हमेशा बना रहता है कि देखो इसको देखते रहो, ये कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, ये इंसान ऐसा है। तो वही जेलर की हालत है कि सब बस उससे लगातार चिढ़ते रहते हैं, बोले यार ये क्यों है, क्योंकि उसको देखते ही कहते ना मेरा जी कच्चा सा पड़ रहा है, बोले भाग नहीं जाए फिर से। तो उस वजह से लगातार उसकी परसिस्टेंस, उससे जो जुड़ाव है, नेगिंग जो है, जो परेशान करता है। वैसे नेगिंग का मतलब होता है किसी पर लगातार दोषारोपण करना, लेकिन यहाँ पर वो लोग उस पर दोष नहीं डालते, यहाँ पे बस खुद ही दोष, उसके दोष खुद ही मन में सोचते रहते हैं कि पहले ही भाग गया था फिर नहीं भाग जाए। तो ऐसे करके वो परेशान होते रहते हैं। He'd be all right in Oxford, सब लोगों को लगा कि नहीं वह बिल्कुल ठीक तरीके से रहेगा ऑक्सफोर्ड में, जबकि द गवर्नर वुड सी टू दैट, जबकि गवर्नर जो है वो उसका ध्यान रखने, उनका कर्तव्य था या उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसका ध्यान रखें। वुड सी इट पर्सनली, और वो ये चाहते थे कि वो निजी तौर पर खुद जा करके, चाहे उनके पास 200 क्रिमिनल्स हों, तो भी 200 क्रिमिनल्स में से भी इसका ध्यान खुद पर्सनली जाके रखते थे कि भैया ठीक से हो कि नहीं हो, तबियत पानी ठीक है। एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, और इन सब के अतिरिक्त देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि एक और संभावना थी कि इवांस वाज जेन्युइनली, कि वास्तविकता में इवांस जो था इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, कि ओ लेवल तक की जर्मन भाषा सीखने में उसका इंटरेस्ट था वास्तविकता में, है ना। इन सारी बातों को अगर साइड में हटा देना कि उसका पुराना व्यवहार क्या था, और अभी अगर हम देखें कि यार हो सकता है इस बार बंदा बदल गया हो, आदमी सुधर गया हो, है ना। हर इंसान को ऐसा लगता है कि ये सुधर गया होगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो सुधर जाए, और कहीं ना कहीं ये बात सामने वाले का जो थॉट प्रोसेस है या उसकी शांति है जीव की, उसको सपोर्ट करता है ये स्टेटमेंट। इसलिए ये यहाँ पर जो हमारे गवर्नर साहब है ये भी सोच रहे हैं कि यार हो सकता है, संभावना है कि भाई
वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो ओ लेवल के जर्मन एग्जाम में। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, भले ही बिल्कुल जरा सी, हल्की सी, धुंधली सी, ना के बराबर, इतने बड़े समुद्र में इतनी सी डॉट जितनी संभावना हो, लेकिन संभावना तो है कि हो सकता है इंसान बदल गया हो और वास्तविकता में ओ लेवल जर्मन का पेपर देना चाहता हो। जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बस बहुत ही ज्यादा हल्की सी, धुंधली सी, पॉइंट के बराबर, जो ना के बराबर जिसे आप कह सकते हो, ऐसी संभावना थी। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, तो शाम को 8:30 बजे मंडे को 7 जून को इवांस जर्मन टीचर shook him by the hand in the heavily graded recreational block just across from D wing। D wing याद रखना, इसमें से D wing जो है याद रखना कि इवांस जो है D wing के सामने की तरफ है। इवांस का जो जर्मन टीचर है वो shook him by the hand, यानी उसका अच्छे से उसका हाथ मिलाता है, इन हैवीली गार्डेड यानी कि कड़ी सुरक्षा वाला, जो रिक्रिएशनल यानी कि जहां पर रिक्रिएशन का काम किया जाता हो, मनोरंजन इत्यादि के कार्य किए जाते हो, उस वाले ब्लॉक के वहां जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग, जो कि डी विंग के बिल्कुल सामने की तरफ था या डी विंग पार करने के बाद था। गुटन ग्लक, हर इवांस, भाग्य तुम्हारा साथ दे। अब ये जर्मन में ही बोल रहा है, ठीक है, ये जर्मन भाषा में ही कह रहा है गुड लक, सीधा सीधा। ग्लूटन ग्लक जो है वो क्या है, गुड लक है, गुड लक कह रहा है। हियर इवांस गुड लक, अच्छे से देना पेपर। पार्डन, क्षमा कीजिए, आई सेड गुड लक, मैंने कहा गुड लक फॉर टुमारो, कल के एग्जाम के लिए गुड लक। ओ थैंक्स, अच्छा हाँ ठीक है, धन्यवाद। ये अर का मतलब ये वो अ वाला अर है, आई मीन मेरा मतलब डैंक शोशन का मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है। डैंक शोशन भी कहते हैं, डैंक शोहन भी कहते हैं, है ना, शेखोन भी कहेंगे, तो डैन शेखोन यानी कि धन्यवाद। अब इसका देखो, मेरे को जर्मन तो आती नहीं है कि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा वो देखे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएगा। यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस, यानी कि तुम्हारा जरा सा भी चांस नहीं है, जरा सा भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऑफ गेटिंग थ्रू, कि तुम इस परीक्षा से उत्तीर्ण हो जाओ या पास हो जाओ। ऑफ कोर्स, निसंदेह है, बट लेकिन आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस, और ये सच कह रहा है, ये बेचारा यहाँ झूठ नहीं बोल रहा था, सच बोल रहा था। और वो कहता है हो सकता है मैं आप सभी को चौंका दूं। आप कह रहे हैं कि तुम्हारा जरा सा भी चांस नहीं है कि तुम ओ लेवल की परीक्षा पास कर लो। जिसको इतनी सी बात गुड लक बोला हुआ समझ में नहीं आ रहा है, वो हाई लेवल का जर्मन भाषा का पेपर कैसे देगा और कैसे पास होगा? क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये लास्ट में इवांस भाई साहब कहते हैं कि हो सकता है मैं आप सबको चौंका दूं। अब ये किसी और सेंस में कह रहा है कि मैं चौंका दूं, और टीचर साहब जो हैं वो किसी और सेंस में समझ रहे हैं कि चौंका दूं। अगर आपको समझ में आया है कि इवांस किस वे में कह रहा है चौंकाने की और टीचर किस वे में समझ रहा है चौंकने की, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ सर, इवांस कहना ये चाह रहा है और टीचर ये समझ रहा है यहाँ पे। तो बताइएगा कि आई मे सरप्राइज एवरीबडी जो है ये किस चीज को दर्शा रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह 8:30 बजे, मॉर्निंग है ना तो AM हो गया। इवांस हैड अ विजिटर, इवांस के पास कोई मिलने के लिए आया। 2 विजिटर्स इनफैक्ट, वास्तविकता में एक नहीं 2 विजिटर्स आए थे। ही टग्ड हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर्स, यानी उसने अपना गंदा सा मैला सा जो शर्ट थी उसे उसने अपनी गंदी सी मैली सी ट्राउजर्स यानी पैंट्स में ठूस दिया। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, बंक का मतलब होता है बेड, और अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। शाही का या सोने का स्थान बेड कह सकते हो आप सीधे तौर पर, वहां पर होते हैं छोटे छोटे 2-2 फीट के और 2x6 2.5x6 के, नहीं 2.5 3x6 का तो होता होगा शायद 2.5-3। तो उस बंक से वह उठ जाता है। स्माइलिंग चेयरफुली, प्रसन्नता के साथ हंसता है। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। अब मिस्टर जैक्सन कौन है पता है ना, फर्स्ट स्लाइड पे बोला था, याद रखना इन सबको, ये सारे काम आएंगे। तो ये मिस्टर जैक्सन है जो कि पुलिस ऑफिसर है वहां पे। दिस इज इंडीड एन ऑनर, निश्चित तौर पर ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो कहते हैं इवांस, जैसे ही इवांस के सामने सब आते हैं तो मिस्टर जैक्सन जो पुलिस ऑफिसर है उनको देखकर वो खड़ा हो जाता है, अपने पैंट शर्ट सही कर लेता है, थोड़ा सा सभ्य इंसान बन जाता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन।
दिस इज इंडीड एन ऑनर, ये निसंदेह है मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आप सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का व्यवहार वो उनके साथ कर रहा है, बहुत ही शालीनता और सज्जनता। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, तो जैक्सन जो है वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर है ऑन डी विंग, मैंने कहा था डी विंग याद रखना, डी विंग के अंदर। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज, और वह तथा इवांस जो है, यानी कि वह कौन, ये सीनियर प्रिजनर साहब जो हैं, है ना, जैक्सन साहब जो हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से नहीं देखेंगे तो यहाँ से देख लीजिए ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी मिले। ही किसके लिए कहा गया है, तो ही कहा गया है मिस्टर जैक्सन के लिए। तो जैक्सन और इवान जो है पहले ही बहुत गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के शत्रु बन चुके हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफेंस, अ बर्ली सर्ली लुकिंग मैन, और जैक्सन के बिल्कुल पास में ही एक और ऑफिसर खड़े हैं जिनका नाम है स्टीफेंस, एक हट्टे खट्टे गुस्सैल दिखने वाले आदमी के तौर पर, ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, और अभी अभी रिसेंटली रिक्रूटेड मतलब अभी अभी उन्हें नियुक्त किया गया था इस प्रोफेशन के अंदर, यानी इस काम के अंदर। तो भैया अब हमने क्या देखा है, अब तक की स्टोरी एक बार फटाफट से रिवाइव कर लेते हैं। फर्स्ट जहाँ पर शुरू होता है वहाँ पर सेक्रेटरी साहब और गवर्नर साहब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, साहब ऐसे ऐसे एक बालक है, उसका पेपर करवाना है, हाँ करवा देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में बात आती है इवांस भाई साहब वास्तविकता में अपने जीवन में किस तरह के इंसान हैं। फिर एक संभावना आती है कि भैया किस तरह से हो सकता है कि भैया सच में पढ़ने लिखने वाला बालक हो गया हो, बदमाशी छोड़ दी हो। उसके बाद में जब जर्मन टीचर से बात करता है तो बातों से ऐसा आभास होता है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई सुधरा है, लेकिन हो सकता है सुधर गया हो, लेकिन टीचर भी अभी कन्फ्यूजन की स्थिति में है, हालांकि टीचर को तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में वो शाम का समय भी निकल गया। अब मिस्टर जैक्सन भाई साहब जो है वो सामने खड़े हैं, जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, और वो आए हैं इवान से कुछ बात करने के लिए या कुछ काम से आए हैं, और उनके साथ में एक नए रंगरूट वाले आदमी हैं मिस्टर स्टीफेंस, जो अभी अभी जिन्होंने पुलिस फोर्स को या फिर आप ये मान सकते हैं कि प्रिजन फोर्स को ज्वाइन किया है, अभी अभी उनकी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, और दिखने में बड़े हट्टे खट्टे और गुस्सैल किस्म के आदमी हैं। जैक्सन नॉडेड कर्टली, तो जैक्सन ने, कर्टली का मतलब होता है रूखेपन से या इग्नोर करने वाले भाव से सर हाँ ठीक है मॉर्निंग। एंड हाउस आर लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन, तो और बताइए आज हमारा छोटा सा आइंस्टीन आज की सुबह कैसा महसूस कर रहा है। वॉजंट अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन, तो जैसे ही जैक्सन भाई साहब इसे मजाक मजाक में कहते हैं कि लिटिल आइंस्टीन हमारा कैसा महसूस कर रहा है, तो इतने में अब ये भी तो कम नहीं है इवांस छेड़खानी करने में, तो ये कहता है कि अच्छा वॉजंट अ मैथमेटिशियन, क्या वो एक मैथमेटिशियन नहीं था मिस्टर जैक्सन। आई थिंक ही वॉज जू मिस्टर जैक्सन, मुझे लगता है कि ही वॉज मतलब ही वॉज एक जू, जू का मतलब जूइश व्यक्ति था। जूइश अपने आप में जैसे कि अलग अलग संप्रदाय होते हैं, वैसे जूइश भी या जू भी अपने आप में एक संप्रदाय है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे हम लोग जैसे धर्म कहते हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे ही जूइश लोग भी अलग होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो एक जू थे मिस्टर जैक्सन, तो मुझे लगता है मिस्टर जैक्सन से ही बात करते हुए वापस आगे वह कहता है कि वो जू थे। इवान्स फेस वॉज अनशेवन, इवान का चेहरा अभी भी दाढ़ी से भरा हुआ था, अनशेवन था, यानी कि शेव उसने नहीं की हुई थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। एंड ही वोर अ फ्लिटी लुकिंग रेड एंड व्हाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड, और उसने एक गंदी सी या फटी टूटी सी गंदी दिखने वाली लाल और सफेद रंग की बॉबल्ड यानी कि ऊनी गोला लगाकर जिसे बनाया गया हो ऐसी हेड जो है अपने सर पर पहन रखी थी। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए मिस्टर जैक्सन। आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन, मैं बस दाढ़ी बनाने जाने ही वाला था या दाढ़ी बनाने ही वाला था, इतने में आप अचानक से आ धमके आ गए। तो बस्ट इन का मतलब होता है कहीं इंट्रूड करना, जा करके कोई व्यक्ति जो अपना कोई काम कर रहा हो या किसी चीज की प्लानिंग कर रहा हो उसके अंदर जाके दखलंदाजी करने वाला भाव वहां पर ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है, तभी आप धमक पड़े। विच रिमेन्स मी, जिसकी वजह से मैं रह गया। जैक्सन टर्न्ड हिज आईज ऑन स्टीफेंस, मेक श्योर you take his razor out of the cell when he finished scraping that ugly mug of his. Clear? तो यहां पर
जैक्सन जो है, जैक्सन मुड़ करके स्टीफन्स को कहते हैं कि सुनिश्चित करना कि जैसे ही व्हेन ही फिनिश्ड स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग का मतलब रगड़ना, अपने गंदे से मग मतलब धूल मिट्टी से भरे हुए चेहरे को जैसे ही ये रगड़ ले, यानी कि जैसे ही ये शेव कर ले, तो तुम इसका रेजर इसकी सेल से, इसकी इस कोठरी से बाहर ले आना। क्लियर, स्पष्ट है मेरी बात? वन ऑफ दीज डेज he'll do us all a favor and cut his bloody throat. One of these days, इन दिनों काश ऐसा हो जाए कि हम सब पर एक एहसान कर दे, और इसका वैसे ही एक गाली के रूप में बोला जाता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सभ्यता पूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। कट हिज ब्लडी थॉट, यानी कि अपना ये गंदा सा गला काट ले और हम लोगों पर एहसान करे, मर जाए यहीं पे। तो यहाँ पे इस तरीके से कहना चाह रहा है कि इन दिनों में काश ऐसा हो कि ये हम पर एक एहसान करे, अ फेवर करे, कट हिज ब्लडी थ्रॉट, और अपने इस बेकार से गंदे से गले को काट ले, ठीक है ना। तो ऐसा वो उसको और छेड़ने के लिए, परेशान करने के लिए कहता है, और वास्तविकता में अगर दोनों दुश्मन है तो एक दूसरे से भरपूर घृणा करते ही हैं। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इवान लुक्ड thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ क्षण के लिए इवान जो है बहुत ही विचारपूर्ण होकर के, यानी कि बहुत ही थॉटफुल होकर के, बहुत ही दिमाग में जब बहुत सारे विचार आ रहे हो ऐसी परिस्थिति में खड़ा होकर के एक बिल्कुल अकड़ कर खड़े हुए या सीधा तन कर खड़े हुए उस आदमी को अपने सामने देखता है। अ स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स प्राउडली पेरेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट, और वो देखता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेडल जो है बहुत ही प्राउडली उसके लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट पे, यानी कि जो ऊपर वाली जेब होती है ना, उसको हम पॉकेट बोलते हैं, उसके ऊपर की तरफ वो मेडल्स लगे हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। उसके कौन से साइड में? उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे? क्या आप ही वे व्यक्ति हैं जो मेरा नेल सीजर्स, मतलब मेरे नाखून काटने का जो होता है ना, इसको अपन नेल कटर बोलते हैं बेसिकली, वो ले गए थे? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स, क्योंकि इवांस जो है वो हमेशा अपने हाथों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, अपने हाथों को हमेशा साफ सुथरे या सही तरीके से रखना पसंद करता है। ये इवांस का नेचर है, ठीक है साहब। तो ये जाते जाते जो जैक्सन साहब है ना, ये जैक्सन साहब को अभी भी परेशान करने के मूड में है। आर योर नेल फाइल टू? क्या तुम्हारे नेल भी फाइल होने वाले हैं? लुक, देखो, फॉर अ मोमेंट इवांस आइज स्मॉल्डरेड डेंजरसली बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम। अचानक से एक क्षण के लिए इवांस की आंखें जल उठी मतलब उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा आया, डेंजरसली, खतरनाक तरीके से, लेकिन जैक्सन जो है पूरी तरीके से रेडी था उसके लिए। ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नर इवांस, ये ऑर्डर है गवर्नर के इवांस, मैं कोई तुमसे जानबूझ के कोई तुमसे बदला लेने थोड़ी आया हूँ, ये तो गवर्नर के ऑर्डर है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने कहा है जो कर रहा हूँ। He leaned forward and leered, his voice dropping to harsh, contemptuous whisper, और वो आगे की तरफ झुकता है और बहुत कठोर दृष्टि डालते हुए कहता है, उसकी आवाज़ जो है उसमें थोड़ी सी कठोरता आ जाती है, और कठोरता लाते हुए वो कहता है कंटेम्पटियस तरीके से, घृणापूर्ण तरीके से फुसफुसाते हुए, यू वॉन्ट टू कंप्लेन? क्या तुम कंप्लेन करना चाहते हो? ये जैक्सन कह रहा है उसको कि भाई क्या तुम कंप्लेन करना चाहते हो मेरी, या मेरी शिकायत करना चाहते हो क्या? तो यहाँ पर दुश्मनी वाला भाव, गुस्से वाला भाव, कि अगर तुम मेरी कंप्लेन करना चाहते हो तो तुम सोच नहीं सकते उसके बाद मैं तुम्हारा जीवन कैसा कर दूंगा, तो वो भाव, वो फीलिंग आ रही है। इवांस श्रग्ड हिज शोल्डर लाइटली, द क्राइसिस वॉज ओवर, और इवांस जो है इस समय को, इस स्थिति को भाप गया, और उसने बस कंधे उसका, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आई एम कूल, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं मुंह से काट लूंगा नाखून, नहीं चाहिए नेल कटर, ठीक है। क्योंकि आपके सामने ऐसे कोई गुस्से से और ऐसे झुक करके बोले क्या तुम मेरी कंप्लेन करना चाहते हो, ऐसी में आप क्या जवाब दोगे? नहीं भैया हम क्यों कंप्लेन करेंगे, आप तो बढ़िया आदमी हो, जैक्सन मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, मेरे सगे भाई से भी सगा भाई है, तो ऐसे में कोई इंसान क्यों पंगा लेगा जब वो खुद जेल में बंद है और जैक्सन जो है उससे पहले ही उसकी दुश्मनी है। तो बहुत ही कंधे उचकाता है और बहुत लाइटली, और द क्राइसिस वॉज ओवर, और मुसीबत टल गई, कम से कम ये मुसीबत गई, ऐसा वो मन में विचार करता है, ऐसा वो सोचता है कि चलो कम से कम ये मुसीबत तो टली। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप इवांस, तुम्हारे पास आधा घंटा है कि तुम अपने आप को स्मार्ट बना लो, यानी कि प्रेजेंटेबल, दिखने लायक बना लो इवांस, एंड टेक दैट ब्लडी हेट ऑफ,
और ये गंदी सी जो तुमने टोपी पहन रखी ना इसको उतार देना। मी एट इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फ्लर्टी वुलन एंड स्माइल्ड सैडली। मुझे कह रहे हो ये हटाने, हाँ ऐसे करके इवांस करता है और अपने सीधे हाथ को अपनी टोपी के ऊपर रख लेता है उस गंदी सी वुल की बनी हुई, ऊन की बनी हुई टोपी पर, और दुखी मन से स्माइल करता है। Had you know, Mr. Jackson, it's the only thing that ever brought me any sort of luck in my life. Mr. Jackson, क्या आपको पता है ये एकमात्र ऐसी चीज़ है मेरे जीवन में जो आज तक मुझे कुछ लक या सौभाग्य कुछ भी मिला है तो इसी टोपी की वजह से, इसी वुलन रेड एंड वाइट टोपी की वजह से मिल रहा है। काइंड ऑफ लकी चार्म, एक तरह का मेरा लकी चार्म है, यानी कि जादुई चीज़। लकी चार्म हम सभी समझते हैं। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। एंड टुडे आई थॉट वेल विथ मी एग्जाम एंड ऑल, और मैं सोच रहा था कि आज खैर आज जैसे मेरा एग्जाम है और ये सब है तो मेरी लकी चार्म जो है, जो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली चीज़ है, वो कम से कम मेरे साथ रहे तो कैसा रहेगा। तो ऐसा वो यहाँ पर एक प्रपोजल देता है कि भाई कम से कम मुझे ये टोपी पहने रहने दो, ये मेरा लकी चार्म है। बuried somewhere in Jackson, कहीं गहराई में, विचारों की कहीं गहराई में पड़ा हुआ जैक्सन जो है, was a tiny core of compassion and Evans knew it। तो कहीं भी गहराई में, कितनी भी गुस्से की गहराई में या नफरत की गहराई में पड़ा हो जैक्सन, फिर भी उसका एक छोटा सा हृदय का जो टुकड़ा है उसमें कंपैशन यानी कि स्नेह अथवा दया का भाव जो है वो रहता है। यानी कि जैक्सन का व्यवहार ही ऐसा है कि वो कठोर रहता है लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं दया है, कहीं ना कहीं स्नेह जैसी भावनाएं भी है, और इवांस ये बात जानता था और वो इसका फायदा उठा लेता है। बात खत्म। सामान्यतः यही होता है, आप जो लोग हैं ना कि मैं अपने दोस्त से कुछ नहीं छुपाता, मुझे अपने दोस्त को सब बताना पसंद है, तो उनके साथ यही होता है जो बेचारे अभी जैक्सन के साथ हुआ कि आपका दोस्त पता है कि आपसे अगर कोई गलत काम करवाना है तो कैसे करवाना है, आपसे बात कैसे करनी। चल ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊँगा। प्रिंसिपल साहब अगर निकालेंगे स्कूल से तो मेरे को अकेले को निकालेंगे, तू तो चलेगा नहीं साथ में, कोई बात नहीं, रहने दे यार, छोड़, मैं अकेला ही आज बंक मारूंगा, फंस जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, क्या है उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। आप ऐसे द्रवित हो जाते हो कि अरे यार मेरा दोस्त ऐसे कह रहा है, अकेला फंस जाएगा, अकेला इसको प्रिंसिपल साहब इसको अकेले को निकाल देंगे, तो आप बड़े तुरंत प्रभाव से बैग उठा के तैयार होते, चल मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ बंक पे। आपका मन नहीं है जाने का पर आप उसके साथ चल लेते हो, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी का EQ जो है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। तो EQ अपना ठीक रखना चाहिए, यानी कि इमोशनली आप कितने ड्रिवन हैं चीज़ों से, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए कि हाँ भाई कोई बात नहीं, तेरे को जाना है बंक पे तू जा, तेरे को कुएं में कूदना है तो भाई कूद, तेरे को जाना है प्रिंसिपल के पास तू जा, तेरे को TC दे देंगे तो TC लेके दफा हो जाइए यहाँ से, मुझे नहीं जाना बंक पे, मैं पढ़ रहा हूँ अपना, मुझे अपना काम करना है। तो जैक्सन को यही करना चाहिए था कि भाई मेरे को जो करना है मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, बाढ़ में गया, तेरा लकी चार्म हो चाहे नहीं हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से कि आपका लकी चार्म है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको कह दिया टोपी लगा के नहीं जाओगे एग्जाम में, मतलब नहीं जाओगे, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर जैक्सन भाई साहब कहते हैं ना, यहाँ मैं पिघल गया, तो यहाँ पर जैक्सन भाई साहब भी पिघल गए। जस्ट दिस वंस देन श्रीली टेम्पल, if there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and get shaving। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, बस इस बार के लिए, और बहुत ही तीखी टेम्पल करता है, श्रीली यानी कि बहुत ही तीक्ष्ण आलोचना वाली दृष्टि से देखता है और कहता है कि चलो शेव कर लो। अब यहाँ पर ये जो बीच में पैराग्राफ आया है इसका क्या मतलब है, इफ देयर वॉज वन थिंग दैट जैक्सन जेन्युइनली लोथेड, कि एकमात्र चीज जिसके लिए वो घृणा करता था या सबसे ज्यादा नफरत अगर जैक्सन को किसी चीज से थी तो वो इवांस के लंबे लंबे और लहराते हुए बाल थे। कि तुम कुछ भी करो लेकिन ये तुम्हारे बाल जो है ना, दाढ़ी आ रही है, बाल बड़े हो रहे हैं, इंसान बन जाओ, इन सबको हटा दो बस। तो उसको परवाह किस चीज की थी, केवल बालों की और दाढ़ी की। टोपी वोपी लगा मत लगा, ठीक है तू लगा लियो टोपी, लेकिन कम से कम बाल और दाढ़ी सही कर ले यार, इंसान बन के जा, कोई पेपर लेने के लिए आ रहा है। तो उसका भाव ज्यादा ये था। सो ओके गाइस, आई होप अभी तक का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो एक चीज़ मुझे बताइए सब लोग कमेंट करके कि जैक्सन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, या जैक्सन के बारे में आप लोगों का क्या विचार है।
इससे रिलेटेड कोई भी 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई भी इसके 3 चारित्रिक विशेषताओं वाले बिंदु आप मुझे लिख करके बताइए कि हमें सर ये लगता है कि इस तरह का थोड़ा सा चरित्र है जैक्सन का, कि वो किस तरह का इंसान है। जैसे मैं एक शब्द में अगर जैक्सन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो नारियल कह सकते हैं, बाहर से पूरी तरह से सकते हैं लेकिन अंदर कहीं उसके थोड़ा सा कोमल भाव जो हैं वो भी रहते हैं। मेरे हिसाब से अब तक मैंने जितना चैप्टर पढ़ा है उससे मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है डेफिनेटली कमेंट करके अपना जो भी सुझाव हो, अपना जो भी आप लोगों को लगता हो जैक्सन के बारे में वो बताइए। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था ना उसका आंसर ज़रूर देना है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।